नमस्कार दोस्तों, मैं विकास रॉय स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल एडुटेक प्लस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी क्लास 5th के ईवीएस नोट्स का कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं। यह क्लास 5th का पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। और इससे पहले मैंने क्लास 4th के ईवीएस का नोट्स अपलोड कर दिया था। आप उसे डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आप ये जान लें कि सीटेट ईवीएस में 15 नंबर के पेडागोजी और 15 नंबर के क्लास 3, 4, 5 के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 15 में से 15 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। और मैं और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा इससे रिलेटेड। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और यह भी वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों को फ्री में यह ईवीएस का जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिखा हुआ है 9934941455। आप इस नंबर पर मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। सबसे पहले क्लास 5 के ईवीएस के कंटेंट्स के बारे में जान लें कि क्या क्या कंटेंट्स हैं उसमें, एक नज़र इस पर डाल लें। तो देखिए क्या क्या है कि कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, कहानी सपेरे की, चखने से पचने तक, खाए आम 12 महीने, बीज बीज बीज, बूंद बूंद दरिया दरिया, पानी के प्रयोग, मच्छरों की दावत, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो, बोलती इमारतें, सुनीता अंतरिक्ष में, ख़त्म हो जाए तो, बसेरा ऊंचाई पर, जब धरती कांपी, उसी से ठंडा उसी से गर्म, कौन करेगा यह काम, फांद ली दीवार, जाएं तो जाएं कहाँ, किसानों की कहानी बीज की जुबानी, किसके जंगल, किसकी झलक किसकी छाप, फिर चला काफिला। इस तरह से इसमें ये सब क्लास 5th में ईवीएस के कंटेंट्स हैं। अब चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर जो आपको सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 में दिलाएंगे 15 में से 15 मार्क्स। चलिए शुरू करते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। यानी कि जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो जानवरों में भी होते हैं। ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और फील कर सकते हैं। जैसा मनुष्य करते हैं वैसे कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। भले ही आदमी ऐसा नहीं करे लेकिन जानवर जो है कई मील से अपने शिकार को देख सकता है। आगे देखेंगे हम बाघ के बारे में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कोई जानवर हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। एकदम हल्का सा जो आहट होगा उसको भी यह सुन करके पता कर लेगा कि इसका शिकार कहाँ है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ करके ढूंढ लेता है। तो देखिए इसमें किस तरह का इसमें सेंसेशन होता है कि ये सूंघ करके भी ये अपने साथी को ढूंढ सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे चींटी के बारे में कि चींटियां चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यानी कि कुछ एक विशेष प्रकार का ये कुछ गंध या फिर और कुछ छोड़ती है जिससे इससे इसके पीछे जो चींटी आ रही है अगर वो पीछे कहीं छूट गई तो फिर उसे रास्ता मिल जाता है कि आगे वाली जो चींटियां हैं वो किधर से गई है, किस रास्ते से गई है। चलिए आगे देखते हैं। मच्छर शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे के गंध और शरीर के गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। यानी कि मच्छर जो होता है वो शरीर के गंध से पहचान लेता है। शरीर का गंध अगर उसे कहीं पता चल गया, पैरों के तलवे का जो गंध होता है उससे पता लगा लेता है कि आदमी कहाँ है और फिर वह आदमी को परेशान करना शुरू कर देता है। और देखिए कि रेशम के कीड़ा के बारे में। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को, अपनी फीमेल को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। एक विशेष प्रकार का गंध होता है उसकी मादा का। रेशम जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, उसकी मादा का एक विशेष प्रकार का गंध होता है। उस गंध से वो कई किलोमीटर दूर से ही उसको, अपने फीमेल को पहचान लेता है। सड़कों पर कुत्तों की अपनी जगह बटी होती है। कुत्ते का अलग अलग जगह बटा हुआ होता है कि कौन सा कुत्ता कहाँ पर रहेगा। और
एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। समझिए, ऐसे पहचान कुत्ते कर लेते हैं कि बस अगर मलमूत्र को उन्होंने सूंघ लिया तो उससे ही पता चल जाता है कि यहाँ यह मलमूत्र जो है किसका है, कहीं बाहर से आया हुआ कुत्ता का है या अपने ग्रुप के कुत्ते का है। समझिए, आगे पक्षियों के बारे में जानते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। सिर के दोनों तरफ होने से एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। दो अलग अलग चीज़ें हैं क्योंकि उनकी आंखें जो होती है वो सिर के दोनों तरफ होती है, तो एक ही बार में वो दोनों बगल आँख को दोनों बगल करके वो दो चीज़ पर नज़र डाल सकते हैं। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, अगर वो सामने देख रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी दोनों आंखें जो है किसी एक ही चीज़ पर होती है। तो बिल्कुल अलग है, ये मनुष्यों से बहुत अलग है। मनुष्य के तो सिर के दोनों तरफ नहीं होते हैं। इसमें पक्षियों की बात है, पक्षी जो है एक बार में, बहुत आश्चर्य की बात है कि एक ही बार में वो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पक्षी हमेशा अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। इसका कारण है, क्या कारण है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है। जैसे मनुष्य अपना पुतली घुमा करके इधर उधर देख सकता है, अगल बगल ऊपर नीचे देख सकता है, लेकिन ये अधिकतर जो होते हैं पक्षी, उसके जो पुतली होते हैं आँखों के, वो घूम नहीं सकते हैं। वो अपने गर्दन को घुमा कर ही आसपास देखते हैं। तो यही कारण है कि पक्षी अपना गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। अब पक्षी के बारे में है, चील के बारे में, बाज के बारे में और गिद्ध के बारे में। इनकी ये खासियत है कि ये पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से ही देख पाते हैं। मनुष्य की तुलना में ये 4 गुना ज़्यादा दूर ही रहे फिर भी ये किसी चीज़ को देख पाते हैं। जो चीज़ देखिए हम 2 किलोमीटर की दूरी से देख पाते हैं, अगर पक्षी है, पक्षी में भी कौन सा, चील, बाज और गिद्ध, ये 8 किलोमीटर की दूरी से ही देख लेते हैं। इनकी आंखें इतनी तेज होती है, बाज की नज़र, चील की और गिद्ध की नज़र, कि जो हम 2 किलोमीटर की दूरी से देखते हैं वह ये 8 किलोमीटर की दूरी पर रहे फिर भी ये देख सकते हैं। आगे, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं, अधिकतर जानवर जो दिन में ही जागते हैं, वो कुछ रंग को ही देख पाते हैं। कुछ रंग का मतलब हो गया कि वो बहुत सारे रंग देख सकते हैं, लेकिन दूसरी बात कि रात में जो जानवर जागते हैं, जैसे उल्लू हो गया, ये क्या होता है कि हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। रात में जो जानवर जागते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं, उनको हर चीज़ सफ़ेद और काला ही दिखाई देता है। जबकि दिन में जो जानवर जागते हैं वो और भी, इसके अलावे भी और कई रंगों को देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी रंगों को देखें, फिर भी ये ब्लैक और वाइट को छोड़कर भी अन्य रंग को ये देख सकते हैं। सांप में बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप को बाहर में कान आप नहीं देखे होंगे। ज़मीन पर चलने के कारण ज़मीन पर कुछ कंपन होती है और उसी से वह सुन पाता है, और उसी से ये इसका जो सेंसेशन होता है वो बाहरी कान से नहीं होता है, कंपन से होता है। अब लंगूर के बारे में, लंगूर पास आते मुसीबत, जैसे शेर आ गया या चीता आ गया इसके पास, तो उसको देख करके ये खास आवाज़ निकालता है, और आवाज़ निकाल कर क्या करता है कि अपने साथी को बुलाता है, उसको मैसेज देना चाहता है। लंगूर अपने पास आते हुए संकट से बचने के लिए, शेर से बचने के लिए या चीता से बचने के लिए एक खास आवाज़ निकालता है और अपने साथियों को बुला पाता है, और जिससे जो है इसकी सुरक्षा हो जाती है। और इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। बहुत सारे पक्षी भी होते हैं जो एक खास आवाज़ निकाल करके अपने साथियों को ये बताना चाहते हैं कि कोई संकट उसके सामने है, और उसके जो साथी पक्षी होते हैं वो इसकी सहायता के लिए आगे आते हैं। अब कुछ पक्षी जो होते हैं वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। मतलब अलग अलग तरह का अलग अलग आवाज़ है, अलग अलग जो संकट होता है उसके लिए अलग अलग तरह का, जिससे उसके जो ग्रुप के जो और भी पक्षी हैं उनको पता चल जाए कि किस तरह का संकट आया है, किस तरह का इस समय खतरा वहाँ उत्पन्न हुआ है। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मनों के लिए एक अलग तरह की आवाज़, जिससे अब इसके जो साथी हैं उसको पता चल गया कि कोई ऐसा खतरा है कि इसके सामने कोई
उड़ करके कोई दुश्मन आया है। और ज़मीन पर चल कर के आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज़। ज़मीन पर जो अगर चल कर के कोई अगर इसका खतरा आ रहा है तो इसके लिए अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जब इस तरह की विपदा आती है, तूफान आते हैं या भूकंप आते हैं, तो कुछ जानवरों को पता चल जाता है पहले से ही। इससे ये क्या होता है, अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कोई अनहोनी होने वाली है। क्योंकि ये जानवरों के साथ हमेशा रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो जानवरों की हर आवाज़ को समझते हैं और इनकी हर हरकतों को समझते हैं। उनको पता चल जाता है भूकंप आने वाला है या कोई ज़रूर विपदा आने वाला है। तो ये जानवर में इस प्रकार का एक खास सेंस होता है, जिससे ये भूकंप को या तूफान जो आने वाला होता है उसके लिए ये अजीब हरकत करने लगते हैं। इससे ही रिलेटेड एक बात है, ध्यान दीजिए कि सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से, एक भयंकर सुनामी आया था दिसंबर 2004 में। उस सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और दी गई चेतावनी की आवाज़ को अंडमान के एक खास आदिवासी जाति समझ गई। आदिवासी जंगलों में रहते हैं, जानवरों की हरकतों को समझते हैं, जानवरों की आवाज़ को समझते हैं, जानवरों के व्यवहार को समझते हैं। तो 2004 में दिसंबर में जो सुनामी आया था, उस सुनामी आने से कुछ देर पहले जानवर ने ऐसा हरकत किया, ऐसा व्यवहार किया, उसे आदिवासी समझ गए। और समझने के बाद उन्होंने तत्काल क्या किया, वह इलाका खाली करा दिया और अपनी जान बचा ली। तो इस तरह से आदिवासी ने उसकी हरकतों को समझा और उस संकट से अपने आप को बचाया। और डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य हैं ये सब, इसको कृपया आप लोग नोट करते जाएं तो बेहतर होगा। डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। अगर दो डॉल्फिन एक साथ मिले हैं तो वो इस तरह का बात करते हैं, उसे तो हम समझ सकते नहीं हैं, लेकिन उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है जिससे वे दोनों आपस में समझ सकते हैं, अपनी परेशानियों को, अपने दुख को या और भी जो बातें हैं उसको एक दूसरे के साथ साझा करते हैं अपनी भाषा में, उनकी भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे सर्दियों में छिपकली बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये मौसम इनको जो होता है उचित नहीं लगता है बाहर निकलने के लिए। हमेशा ये बाहर दिखते नहीं हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, ये दिखना बंद हो जाते हैं। जैसे एक और उदाहरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है स्लॉथ। कई बार सीटेट एग्जाम के ईवीएस पेपर में पूछा गया है। स्लॉथ जो होता है ये भालू के जैसा दिखने वाला एक जानवर है, भालू के जैसा दिखता है। और इसके बारे में सुनिए कि यह अजीब तरह का जानवर है। यह दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे लटक कर के मस्ती से सोते हैं। 17 घंटे सोते हैं, कितना आलसी है यह जानवर। देखिए कि 17 घंटे पैर से वो भी उल्टे लटक करके मस्ती से सोते हैं। जिस पैर पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, यानी कि खाना भी वही है, सोना भी वही है, वो भी मस्ती से 17 घंटे। जब ये अपने पैर के सारे पत्ते खा लेते हैं, अब पैर का पत्ता खत्म हो जाएगा तब तो दूसरे पैर पर जाना पड़ेगा, तब पास के पैरों पर जाते हैं, तब दूसरे पैर पर जाना पड़ता है। और इनका जीवन काल जो होता है वो 40 वर्ष का होता है। 40 वर्ष का इनका पूरा जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पैरों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। कितने आलसी होते हैं। हम लोग ऐसा करें तो ये होगा नहीं। और पैर से उल्टा लटकना, 1 घंटा तो लटक नहीं सकते हैं, ये 17 घंटे लटकते हैं। और 8 पैर पर ही इनका पूरा जीवन गुजर जाता है। समझ सकते हैं, जब 8 पैर की बात है तो औसतन ये 1 पैर पर ये 5 साल तक लगभग रह सकते हैं और पत्ते खा करके अपना पालन करते हैं। तो 8 पैरों पर ये घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में 1 बार ही शौच करने के लिए पैर से नीचे उतरते हैं। शौच करना भी है उसके लिए हफ्ता में मात्र 1 बार, तब तो ये 17 घंटे दिन में सोते रहते हैं।
अगला जो फैक्ट है ये है कि कौन से जानवर कितने घंटे सोते हैं उसके बारे में। गाय 4 घंटे सोती है, याद रखें। गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे सोती है। अजगर कितने घंटे? तो ये 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली सोती है 12 घंटे। अब बाघ के बारे में जानते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? बाघ के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसे ज़रूर देखें। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अंधेरे में जितना हम मात्र देख पाते हैं, अंधेरे में तो सब कुछ क्लियर हम नहीं देखते हैं, लेकिन जितना भी हम देख पाते हैं उससे 6 गुना बेहतर बाघ देख पाता है। बाघ में ये खासियत है कि बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। इसके मूछ से ऐसा सेंस निकलता है कि ये हवा में जो कंपन हो रहा है उसको पहचान लेता है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल पाता है। शिकार कहाँ है, किस पोजीशन पर है, उसका ये पता अपनी मूछ से पता कर लेते हैं। उस कंपन को जो है ये अपनी मूछ से जो है भांप लेते हैं और इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। अंधेरे में किधर जाना है ये आसानी से ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ये मनुष्य से तो 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। और बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। किस सिचुएशन में कैसा आवाज़ निकालना होता है ये इनको मालूम होता है। अगर ये गुस्से में है तो ये अलग आवाज़ निकालेंगे। बाघिन को बुलाना है, अलग आवाज़ देंगे, बाघिन इसके पास आ जाएगी। कराहते हैं अलग आवाज़ में, गुर्राते हैं अलग आवाज़ में। तो देखिए अलग अलग तरह का हरकत करने के लिए अलग अलग तरह के मौके पर इनका अलग अलग आवाज़ निकलता है, जिससे बाघिन जो होती है वो अलग तरह का आवाज़ सुन करके आ जाती है। इनके जो शिकार होते हैं वो इससे बच पाते हैं, क्योंकि इनका अलग आवाज़ निकलता है। शिकार को पता चल जाता है कि बाघ अभी भूखा है और गुस्से में ये गुर्रा रहा है। बाघ के गुर्राने की आवाज़ इतनी तीव्र होती है कि ये 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की गंध से झट से पहचान लेता है। ऐसा पीछे हमने बात किया था कुत्ते के बारे में। कुत्ते भी मलमूत्र को सूंघ करके पहचान लेते हैं कि किसी दूसरे इलाके का कुत्ता यहाँ आया था। उसी तरह से बाघ में भी ये खासियत है। बाघ का जो मूत्र होता है उसे सूंघ करके उसके गंध से दूसरे बाघ जान जाते हैं कि यहाँ पर जो है कोई दूसरा बाघ आया था। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भांप लेता है। पत्ता जो हिला है, झाड़ियों में जो हरकतें हुई है वो हवा की वजह से हुई है या कोई शिकारी आया है या कोई फिर शिकार है, कोई जानवर है वह यह हरकत किया है, ये अच्छी तरह से फर्क समझ लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। इनके कान भी बहुत तेज होते हैं और ये आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए बस अलग अलग दिशाओं में अपने कान को घुमाते हैं और सभी तरह के जो आसपास की जो आवाज़ें होती है इसको इकट्ठा कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आगे हाथी के बारे में देखते हैं कि हाथी को उनके दांतों के लिए, हाथी के दांत बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही कीमती होते हैं। तो हाथियों के जो होते हैं दांत, गेंडों का जो होता है सींग, शेर का और मगरमच्छ और सांप को खाल, ठीक है। इनके हाथी के दांत प्रसिद्ध होते हैं और गेंडों के सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसके खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन जो होते हैं ये खुशबू के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होता है। इसमें एक खास किस्म की एक सुगंध होती है और इस सुगंध को, एक थोड़ी सी सुगंध पाने के लिए इसे मार दिया जाता है। बाघ के बारे में अगला हमारा है तथ्य कि हमारे देश में और अन्य दूसरे जगह पर भी बाघ की संख्या जो है धीरे धीरे बहुत कम होते जा रही है और इसके लुप्त हो जाने का भी खतरा है। हमारी सरकार
इन्हें बचाने के लिए सुरक्षा दे रही है। कई तरह का प्रोजेक्ट बाघ को बचाने के लिए, बाघ की सुरक्षा हेतु ला रही है। उत्तराखंड का एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। बहुत ये सामान्य ज्ञान की बात है, बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में एक नेशनल ये उद्यान है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उसका नाम है। और राजस्थान का भरतपुर का घाना पक्षी विहार। इन जंगल के जानवरों का शिकार जो है करना मना है। इस जंगल में जाकर के आप शिकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जानवरों की अच्छी सुरक्षा दी जाती है। अब सांप के बारे में आगे देखते हैं कि जो सांप को अपनी धुन पर नचा सकते हैं उन्हें कालबेलिया कहते हैं। सांप को अपनी धुन पर जो नचाते हैं, जिसे सपेरा भी कहते हैं, उनका एक खास नाम है, वह नाम है कालबेलिया। नागगुफन के बारे में देखिए, नागगुफन के बारे में क्या है एनसीईआरटी में। नागगुफन ऐसा डिजाइन होता है, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयुक्त किए जाते हैं। नागगुफन एक प्रकार का डिजाइन होता है और ये एक प्रकार का रंगोली होता है, कढ़ाई होता है, दीवारों पर सजाने के लिए एक प्रकार का सजावट होता है। इसे नागगुफन कहते हैं। और ये होता कहाँ है? गुजरात में और दक्षिण भारत में ये होते हैं इस प्रकार के डिजाइन, नागगुफन। कालबेलिया के बारे में ऊपर बताया है कि कालबेलिया जो सांपों को अपनी धुन पर नचा सकते हैं, यहाँ देखिए कालबेलिया है, सांपों को अपनी धुन पर नचा सकते हैं, वे कालबेलिया होते हैं। और कालबेलिया के बारे में देखिए क्या है कि कालबेलिया लोग जो होते हैं वो अपनी बेटियों के शादी में तोहफे के रूप में सांप भी देते हैं। यह ऐसी परंपरा है कि अपनी बेटियों को जब शादी करते हैं तो ये सांप देते हैं तोहफे के रूप में। कालबेलिया नाच भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। अब कालबेलिया एक प्रकार के डांस में भी एक प्रकार का ऐसा पोस्चर होता है जिसे कालबेलिया डांस कहते हैं। जिस तरह से सांप की हरकतें होती है उसी तरह से इसमें सांप जैसे मुद्राएं दिखानी पड़ती है। अब बीन पार्टी के बाजे के बारे में जानते हैं। जो बीन बजाते हैं, सांप को नचाने के लिए बीन बजाया जाता है। बीन पार्टी जो होते हैं उसके बाजे देखिए, बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल, ये सब बीन पार्टी जो होते हैं उसके बाजे होते हैं, उसके ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नाम क्या है? बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल। ये चारों उपकरण बीन पार्टी के बाजे होते हैं। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी के बनाए जाते हैं। सिर्फ एक ढोल ही है जो चमड़े का बनाया जाता है, लेकिन और भी जो है बीन जो है, तुम्बा हैं और खजरी, ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अब सांप में देखते हैं कि सांप में कौन सा सांप ज़्यादा जहरीला होता है, ज़्यादा डेंजरस होता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। और उन चारों के क्या नाम हैं कि नाग, करैत, दुबैया, अफाई। इन चारों का नाम याद कर लें। नाग, करैत, दुबैया और अफाई, ये 4 तरह के सांप बहुत ही जहरीले होते हैं हमारे देश में पाए जाने वाले। अन्य देश के और संसार में और भी तरह के जहरीले सांप हैं, लेकिन यहाँ पर इसी तरह के 4 सांप जहरीले पाए जाते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर जाता है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली सीरम दी जाती है। सीरम दिए जाने से उसका जो जहर होता है, सांप का जो विष होता है, वो नष्ट हो जाता है। और वो सीरम जो दिया जाता है सांप ने काटा है उससे बचने के लिए, तो यह सीरम भी जो होता है सांप के जहर से ही बनाया जाता है। यानी सांप के जहर से बचने का उपचार भी बनाया जाता है। और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ये सीरम जो है उपलब्ध होते हैं। अब देखिए, जानवरों की सुरक्षा की बात करते हैं। सरकार ने नियम बना दी कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उसे अपने पास रख सकता है। जो जानवर हैं वह सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान में ही रखे जाएंगे, वो राष्ट्रीय अभयारण्य जो होते हैं उसमें ही रखे जाएंगे, उसे कोई पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसकी सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी होती है। अलग अलग स्वाद के लिए जीभ में अलग अलग हिस्से होते हैं।
जीभ में अलग अलग तरह की जो होती है स्वाद कलिकाएं होती है और अलग अलग पार्ट्स से अलग अलग स्वाद का पता चलता है। जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं, दाना दाने जो दिखते हैं इसी को स्वाद कलिका कहते हैं। उन्हीं से हमें स्वाद का पता चलता है और अलग अलग पार्ट्स से खट्टा, मीठा, कड़वा, तीता, इसका पता जो है जीभ के अलग अलग हिस्से से पता चलता है। खाने को 30-32 बार चबाकर खाना चाहिए। इससे जो होता है डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है और हमारे खाने का जो पाचन होता है वो आपको पता होगा कि मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है और जितना ज़्यादा चबाया जाए पाचन उतना ही अच्छा होगा। उड़ीसा के काला हांडी, उड़ीसा का एक काला हांडी जिला है, वह सबसे अधिक चावल पैदा करता है। चावल उड़ीसा के कालाहांडी जिले में बहुत अधिक मात्रा में उपजता है और दूसरे राज्यों में बेचा भी जाता है, फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार हैं। भुखमरी का शिकार हैं। यहाँ की जो उड़ीसा वैसे भी गरीब राज्य है, ये बीमारू राज्य में आता है। यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी बदतर है कि यहाँ के लोग को भुखमरी का झेलना पड़ता है, भुखमरी झेलना पड़ता है। और यहाँ इतनी अधिक मात्रा में चावल होती है लेकिन चावल बिक जाते हैं, ये खुद नहीं खा पाते हैं, ऐसी उनकी हालत है। खाने के चीज़ों को 1 से 2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय। देखिए क्या घरेलू उपाय हैं जिससे खाने को 1-2 दिन तक बचाया जा सकता है। दूध 1 कटोरे में डाल करके पानी के बर्तन में रख सकते हैं। दूध को 1 कटोरे में डाल दिया और उस कटोरे को पानी के बर्तन में रख दिया जाए तो दूध 1-2 दिन तक बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। पका हुआ चावल है, पका हुआ चावल को बचाना है, उसके लिए गीले कपड़े में लपेट करके रखा जाता है। गीला कपड़ा में लपेट दिया जाए तो पके हुए चावल जो है सुरक्षित रहते हैं। हरा धनिया है, इसे उबाला जाता है, उबाल करके सुरक्षित रख सकते हैं। प्याज है, लहसुन है, इसे खुले में रखते हैं, नमी से दूर रखें तो ये इसमें कुछ होगा ना, ये प्याज और लहसुन जो है यह सड़ेगा नहीं। इसे नमी से दूर रखा जाता है, खुले में रखा जाता है, हवा लगना चाहिए। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आम पापड़, आंध्र प्रदेश में आम पापड़ बनाया जाता है आम की सहायता से। और आंध्र प्रदेश में जो है उस वहाँ के लैंग्वेज में इसे मामिरी तांद्रा कहा जाता है, यह बनाया जाता है। पके आम का जो गुद्दा होता है उसे निकाल करके फिर उससे रस निकाला जाता है और इस रस से जो है इस रस में जो है बराबर भागों में जो है उस रस में गुड़ और चीनी डाली जाती है और फिर किसी चटाई पन्नी पर पतली परत फैला दी जाती है, फिर सुखाया जाता है। 4 दिन तक इस पर 2-4 परतें बनाई जाती है, 1 सप्ताह में अमर पापड़ बन जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश में आम का गुद्दा निकाल कर उससे पापड़ बनाया जाता है और पापड़ बनाने का क्या प्रोसेस है वो देख लिया आप लोगों ने। फिर चलते हैं शिकारी पौधे के बारे में। शिकारी पौधे क्या होते हैं? शिकारी पौधे जो होते हैं कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहे को, मेढकों को, कीड़े मकोड़े को और छोटे जीवों को शिकार कर लेते हैं। ये इस बार 2019 के दिसंबर सीटेट एग्जाम में भी पूछा है। इनमें नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। नेफेंथिस जो होते हैं ये शिकारी पौधे हैं। इनको इंग्लिश में नहीं, सॉरी, ये तो इंग्लिश नाम है। इसे हिंदी में घटपर्णी कहा जाता है, घटपर्णी पौधा। देखिए कि इसके बारे में और भी आगे बताएंगे। ये ऐसे पौधे होते हैं जो चूहे को, मेढकों को और कीड़े मकोड़े को और छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनका शिकार कर लेते हैं। और ये जो नेफेंथिस होता है घटपर्णी पौधा, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस बार जो घटपर्णी पौधा है नेफेंथिस के बारे में जो पूछा था वो इस तरह से पूछा था कि नेफेंथिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब सही है या फिर सही नहीं है, इस प्रकार का पूछा था। अब उसमें 4 वाक्य दे दिया। आप अगर सभी के बारे में जानते हैं तभी उसका सही आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए इनके बारे में सभी फैक्ट्स को जानना जरूरी है। और इसका आकार जो होता है लंबे घड़े के जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम है घटपर्णी, घड़े के जैसा आकार होने के कारण। जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जो कीड़ों को खींचती है। कीड़ा जो होते हैं वो इस खुशबू से इस पौधे की ओर आकर्षित होते हैं, पौधे के ऊपर पहुंचते हैं और कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं और वे इस पौधे का शिकार बन जाते हैं, कीड़े मकोड़े। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बेलक्रो, बेलक्रो के बारे में जानते हैं। बेलक्रो क्या होता है?
स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने इसको बनाया है, यानी कि वेलक्रो के जो आविष्कारक हैं, इसके खोजकर्ता हैं, वो स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल हैं। वेलक्रो के दोनों सतह चिपक जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जूता होता है, कपड़ा होता है, चप्पल होता है, पट्टे, ये सब में जो होता है एक सटने वाला जो है चरचराहट की आवाज़ होती है। चप्पल को जब पहनते हैं तो उसमें जो फीता लगा होता है उसको बांधने के लिए चरचराहट की आवाज़ होती है, वो वेलक्रो ही होता है, और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। इसका जूते, बस्ते, कपड़े, चप्पल, ये सब में इसका इस्तेमाल होता है। नाम जान लीजिए इसका, ये वेलक्रो है, और ये स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल के द्वारा ये खोजा गया है। मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई, इसके बारे में जानते हैं। इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए थे। पुर्तगाल देश के व्यापारी मिर्ची लाए थे हमारे देश में, और ये कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से लाए थे। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आया? तो अफ्रीका से आया। चाय असम से आया। गोभी, मटर ये यूरोप से। सोयाबीन चीन से। इसको याद रख लीजिएगा। 2-3 साल पहले राजस्थान के जैसलमेर, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। राजस्थान के जैसलमेर ये एक जगह है, वहाँ का एक राजा का नाम था घरसी। यह 650 साल पहले घरसीसर नामक तालाब बनाया था। घरसी एक राजा है, राजस्थान के जैसलमेर के थे। ये 650 साल पहले की बात है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखिए कि घरसीसर तालाब जो है बनाया गया था। मीलों तक फैले इस घरसीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। बारिश का पानी, क्योंकि राजस्थान में पानी की किल्लत होती है, इसलिए यहाँ के राजा ने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाया था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब तक वह पानी से भर जाता तब पानी बाहर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। यानी कि तालाब ऐसा बना हुआ था कि जब वह तालाब पूरा भर जाता तो वह पानी जो है बह करके नीचे चला जाता। नीचे फिर बना हुआ था तालाब, उस तालाब में चला जाता। 2 तालाब बना हुआ था, और जब भी वह भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह से अलग अलग गहराई के तालाब बने हुए थे। जब ऊपर का जो तालाब है वो अगर भर गया तो उससे तालाब जो है उससे नीचे जो जहाँ ज़्यादा गहरा है उसमें चला जाता था, और फिर जो है तीसरे में चला जाता था। इससे क्या होता था कि ये तालाब जो है एक दूसरे से आपस में जुड़े होते थे। ऐसे ऐसे 9 तालाब होते थे। याद रखें कि 9 तालाब होते थे, ये एक दूसरे से जुड़े होते थे, और ये 9 तालाब में एक के बाद एक में पानी भरते रहता था। और पूरे साल जो है इससे पानी की जो परेशानी होती थी वो नहीं होती थी। पानी की परेशानी से लोग बचते थे। अब अलबरूनी के बारे में जानते हैं। अलबरूनी यह एक विदेशी यात्री है जो उज्बेकिस्तान एक देश, वहाँ से ये आया था। 1000 साल पहले एक यात्री भारत आया था, उसका नाम था अलबरूनी। यह उज्बेकिस्तान से आया था, और इसने अपनी किताब में उस समय के तालाबों का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। हमारे देश में पहले तालाब बहुत ज़्यादा बनाया जाता था, तालाब, पोखर। तो ये अलबरूनी ने अपने किताब में ऐसा वर्णन किया है कि भारत के लोग जो होते हैं वो तालाब बनाने में बहुत ही माहिर होते हैं। खास करके उस समय राजस्थान राज्य में बहुत ज़्यादा तालाब बनती थी, वहाँ पर पानी की ज़्यादा किल्लत झेलनी पड़ती थी, तो पानी के संकट को दूर करने के लिए ऐसा करना पड़ता था। राजस्थान में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब, जोहर, कुआं और बावड़ियाँ बनाई जाती है, अभी भी बनाई जाती है वहाँ पर पानी को इकट्ठा करने के लिए, ताकि वहाँ पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके। बावड़ियाँ, कुआं, तालाब ये सब बनाए जाते हैं। बावड़ियाँ क्या होती है? बावड़ियाँ जो होता है ये चारों तरफ जो है सीढ़ियाँ बनी होती है बावड़ियाँ के चारों तरफ, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। ये एक प्रकार का कुआं के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बस इसमें जो होता है चारों ओर सीढ़ी बनी होती है। उत्तराखंड में एक रीति है, एक रिवाज है वहाँ की। उत्तराखंड में पानी से जुड़ी एक प्रथा है, एक रिवाज है कि नई दुल्हन जब ब्याह के बाद झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है, पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। मतलब पानी का महत्व को जो है वहाँ पर बताया गया है कि पानी का इतना महत्व है। पानी, जल तो जीवन है, जल जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो पानी का बहुत महत्व देने के कारण क्या होते हैं, वहाँ का एक रिवाज बन गया कि नई दुल्हन जो होती है उनकी जब शादी होती है
शादी के बाद झरने या तालाब पर जाकर के सिर झुकाती है, पूजा करती है। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तो बावरियों को याद किया गया था। जोधपुर ये राजस्थान में भी है, राजस्थान में ही है। वहाँ पर जब सूखा पड़ गया था 1986 में तो बावरियों को याद किया गया था। जो बावरियाँ कुएं के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें चारों ओर सीढ़ी लगे होते हैं, सबने इसको याद किया था और इसी से जो है पानी के संकट को जो है दूर किया था। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है मृत सागर के बारे में। मृत सागर कई बार पूछा भी गया है इससे। मृत सागर जो होता है ये एक प्रकार का ऐसा सागर होता है जिसमें जो होता है लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नमकीन सागर होता है। वैसे तो सभी सागर में पानी में नमक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। सबसे ज़्यादा लवण इसमें पाया जाता है। इतना नमकीन कि समझिए 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक जो है घुला हो, इस तरह से ये पानी नमकीन होते हैं। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। इसमें हम डूबते नहीं हैं। इसमें तैरना ऐसा होता है जैसे हम आराम से पानी पर लेट जाते हैं, जैसे हम घरों में लेटते हैं, बेड पर लेटते हैं, उसी तरह से लगता है पानी पर भी हम लेटे हुए हैं। अगला इतिहास से जुड़ा हुआ एक घटना है दांडी यात्रा के बारे में। दांडी यात्रा महात्मा गांधी से संबंधित है। देखिए यह घटना 1930 की है। दांडी यात्रा जो है ये शुरू हुई थी 1930 की घटना है। अंग्रेजों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। नमक कानून बना हुआ था जिसमें आम लोग जो है वो नमक नहीं बना सकते थे और ऊपर से नमक पर भारी टैक्स लगा दिया गया। नमक बहुत ही महंगा हो गया था उस समय। लोगों को महंगा नमक खरीदना पड़ता था, बहुत महंगा हो गया था क्योंकि लोग नमक बना ही नहीं सकते थे। तो गांधी जी ने इस पर एक्शन लिया। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी कहते थे कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। जब हम नमक बना सकते हैं तो फिर हम बनाएं क्यों नहीं, ऐसा गांधी जी का कहना था। तब गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए उसके विरोध में गांधी जी ने अहमदाबाद से, अहमदाबाद बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इस बार पूछा भी गया था कि अहमदाबाद कहाँ है। अहमदाबाद गुजरात राज्य में है। तो अहमदाबाद से लेकर के दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा को तय किया और उसी यात्रा का नाम है दांडी यात्रा। 1930 की बात है और नमक कानून को तोड़ा और नमक बनाना शुरू किया। नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। यानी कि जो समुद्र होता है, समुद्र के बगल में छोटे छोटे क्यारी बनाए जाते हैं और जब उसमें समुद्र का पानी जो होता है, समुद्र की लहरें जो है वो लहरें उठती है तो वो बगल के क्यारियों में भर जाती है। तेज़ धूप में पानी सूख जाती है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है। और उन क्यारियों में जो पानी भर जाता है, चूँकि नमक में ये समुद्र में जो होता है लवण की मात्रा अधिक होती है, उसमें सोडियम क्लोराइड घुले होते हैं, तो नमक का ढेर वहाँ पर बन जाता है। वहाँ का क्यारियों के जो पानी होते हैं वो सूख जाते हैं और वहाँ नमक का ढेर वहीं रह जाता है। मलेरिया, मलेरिया मच्छर के काटने से होने वाली एक बीमारी है। मलेरिया की दवाई बहुत ही पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है।